चलिए, हाय गाइज, मैं रवि प्रकाश। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं अभी मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा है। उसमें हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। खिलजी वंश में के बाद तुगलक वंश में तीसरा शासक फिरोज शाह तक पढ़ चुके हैं। तो आप जानिए कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है ना, इस वंश का क्या होता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है मरता है 20 सितंबर 1388 को। तो फिरोज शाह जब राजा बने थे तो फिरोज शाह 83 साल की उम्र में जो है मर गए। तो फिरोज शाह को 4 बेटा था, फतेह खां, महमूद शाह, जफर खां और सादी खां। लेकिन इसमें से 3 बेटा के पुत्र सब जो है, या 3 बेटा तक जो है शासन चलता है। देखिए क्या होता है कि जब फतेह खां जो है 1361 में ही मर जाता है, उसका जो है असामयिक जो है ना मौत हो जाता है। जब 51 में तो फिरोज शाह गद्दी पर आए रहता है, कुछ दिन के बाद जो है इसका बड़ा बेटा जो है फतेह खां, वह मृत्यु हो जाती है। तो सारा उसके बाल बच्चों को देख रेख दादा ही करते थे, फिरोज शाह ही करते थे। होता क्या है कि जब फिरोज शाह मरते हैं तो वंश के अनुसार बड़ा बेटा को राजा बनने का यह था। तो इसके 4 बेटा थे। उस 4 बेटा के जो आगे वाला पोता सब थे, उसमें भी लड़ाई और कलह शुरू हो गया। किस लिए? तो उत्तराधिकारी के लिए। आप समझ सकते हैं कि एक राजा बनने के लिए लोग इतिहास में बाप को भी मार दिया है। तो ये जो फिरोज शाह के मरने के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में तुगलक वंश बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और नष्ट होने का कारण है उत्तराधिकारी यानी कि सुल्तान बनने की चाहत। तो जब ये 20 सितंबर 1388 की फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तब नियमानुसार जो है ना, जो अपने पोता को जो उत्तराधिकारी बना के गए रहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को, जो फतेह खां का बेटा रहता है और फिरोज शाह तुगलक का पोता रहता है, यानी पहला बेटा का जो बेटा होता है उसी को वह गद्दी मतलब उत्तराधिकारी के रूप में देखे रहता है। अब उसके बाद तो बन जाता है, लेकिन 5-7 महीना 5 महीना भी नहीं होता है, 5-6 महीनों के अंतराल में, 5 महीना के अंतराल में जो है ना इसकी गद्दी समाप्त हो जाती है, इसको हत्या हो जाती है। हत्या कैसे होती है? तो फिरोज शाह तुगलक जो है मरने के बाद अब जो है इसके 4 बेटा में जो द्वंद्व पैदा होता है, और एक पोता को जो मिल जाता है गद्दी, आप दूसरे चाचा के बेटा, दूसरे भाई जो होता है चचेरा भाई, ये सबको मतलब खलता इस बात के कि हम क्यों नहीं राजा बने, हम क्यों नहीं सुल्तान बने। तो जब ये गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय जो है, जब ये बैठता है गद्दी पर, तो इसकी उतना अनुभव नहीं रहता है। ये भोग विलास के कारण क्या होता है कि राज में जो है ना उतना ध्यान नहीं दे पाता है। जब राज में ध्यान नहीं दे पाता है, जिस कारण वहां के लोग नाराज होते हैं, वहां के दरबारी नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के कारण क्या होता है कि उसमें अंदर गुटबाजी हो जाता है। उसी में एक दरबारी रहता है रुकनुद्दीन, एक दरबारी रहता है रुकनी उद्दीन जो है एक सातिर दरबारी रहता है। रुकनुद्दीन सातिर दरबारी रहता है। रुकनुद्दीन जो है अबू बकर के साथ, इनके जो चचेरा भाई था जफर खां के बेटा अबू बकर के साथ मिल करके क्या करता है, प्लानिंग करता है, और अबू बकर को इतना कन्विंस करने में सफल हो जाता है कि जब वो बन सकता है राजा, तो आप क्यों नहीं। कौन? ये दरबारी, ये रुकनुद्दीन। अब अबू बकर कौन नहीं चाहेगा कि हम राजा बने। अब अबू बकर प्लानिंग करता है इनके साथ, और इनको जो है उन्हीं के दरबारियों के गुट में मिल करके इसको क्या करते हैं, गयासुद्दीन को क्या करते हैं, हत्या करवा देता है।
जब गयासुद्दीन को हत्या करवा देता है मात्र 4-5 महीनों में, तो गयासुद्दीन जब गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, याद है वो गयासुद्दीन नहीं, गयासुद्दीन तुगलक यानी कि फिरोज शाह के पोता, उसकी जब हत्या हो जाती है तब जो है अबू बकर जो है 4 फरवरी 1388 सॉरी 88 में तो क्यों वो मरा ही था, तो 1389 में जो है कि क्या कहते हैं गद्दी पर बैठता है। कौन? अबू बकर। ये भी पोते हैं किसका? फिरोज शाह का। किसका बेटा है? तो जफर खान का। इसका कौन हो गया? जो राजा थे गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, उसका चचेरा भाई। तो ये बहुत शातिर था रुकनुद्दीन, और ये शातिराना दिमाग से दोनों मिल करके ये किसको हत्या कर देता है, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठता है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो अबू बकर का सारा, अबू बकर तो नाम के मात्र की गद्दी पर रहता है, क्योंकि इसको भी कोई नॉलेज सत्ता का नहीं होता है। सत्ता का नॉलेज नहीं होने के कारण क्या होता है कि रुकनुद्दीन सारा फैसला, क्योंकि अपने सुल्तान बनता है और इसको वजीर बना देता है, वजीर के पद पर नियुक्त कर देता है। किसको? वजीर के पद पर नियुक्त कर देता है रुकनुद्दीन को। अब रुकनुद्दीन जो है मतलब एक पद होता है मंत्री का, और ये इनके पास कोई नॉलेज होता नहीं है सत्ता चलाने का, तो सारा फैसला यही लेता है। इसी में क्या होता है, रुकनुद्दीन का जो बराबरी के लोग होता है वो क्या करते हैं कि जलन तो होगा ही ना, तो रुकनुद्दीन के बराबरी के लोग जो होते हैं दरबार में, इनसे रुकनुद्दीन से जलने लगता है और अबू बकर को कन्विंस करता है कि बताइए महाराज, आपके रहते हुए आप फैसला नहीं लेते हैं, रुकनुद्दीन फैसला लेता है, इसका इस तरह से बात, राजा तो आप हैं। और अब कन्विंस इतना लोग करता है तो वो भी समझता है इस बात को, क्योंकि कोई भी अगर फैसला लेता था तो उसमें रुकनुद्दीन आकर के मतलब दखलंदाजी करता था, उसको उसकी जो फैसला का उसको उलट देता था। तो इनको लोगों ने कन्विंस जो किया, इनके जो रुकनुद्दीन के विरोधी थे, तो अबू बकर के एहसास हो गया कि राजा हम है, फैसला वो लेता है, तो सही नहीं है। इस बात में आकर के उसको क्या करते हैं, रुकनुद्दीन के विरोधियों के साथ मिल करके अबू बकर क्या किया, रुकनुद्दीन को भी हत्या कर दिया। जैसा कर दे वैसा भर दी। ये मिल करके उसको मारा था तो अबू बकर मिल करके इसको मार दिया। अब अबू बकर जब मर गया, अबू बकर जब मर जाता है, अबू बकर मरने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है अबू बकर मरता, सॉरी अबू बकर, हाँ अबू बकर जो है थी, रुकनुद्दीन जो मर जाता है तो अबू बकर क्या करते हैं, पूरी तरह से उस फैसला ले लेते हैं। आप तो रुकनुद्दीन रास्ता से गया, रोक टोक करने वाला कोई नहीं, आप एक छत्र राजा। अब देखिए, लेकिन इसको राज चलाने का नॉलेज था नहीं, राज चलाने, सत्ता चलाने का नॉलेज नहीं था, जिस कारण क्या हुआ कि कोई भी फैसला अबू बकर लेते थे तो इसमें विद्रोह होता था, जनता के हितों में नहीं होता था, अधिकारी इससे नाखुश रहते थे। इनके दरबार के अधिकारी, दरबारी, पूरी जनता मतलब इसका पूरी तरह से विरोध करने लगा। कोई फैसला लेता था तो वो जनता के हितों में विद्रोह फैलने की तरह हो जाता था। अब दरबार में ही जब विद्रोह होगा तो ये क्या था, इसके पास नॉलेज तो था नहीं। पहले तो रुकनुद्दीन लेता था, उसको भी मरवा दिया, तो गुटबाजी हो गया, कुछ अधिकारी पट गए इनके दरबार का, और जनता तो था ही, पूरे राज्य में पूरे ये हो गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, यानी कि अबू बकर को हटाओ, नारा लगने लगा, इसका रिप्लेसमेंट लोग ढूंढने लगा। तो इससे इसके दरबारियों ने, और इनके चाचा थे कौन, महमूद शाह, इनके चाचा थे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के क्या, फिरोज शाह के दूसरा बेटा था, क्योंकि इसका बेटा था जफर खान, तीसरा बेटा, दूसरा बेटा महमूद शाह। ये जो है यहाँ पर सामना है पंजाब में, पंजाब पटियाला, तो पंजाब पटियाला में जो है एक छोटा सा राज को ये राजा थे वहां, और ये लोग अबू बकर को हटा करके दिल्ली के लोग जो है ढूंढने लगा एक राजा, और घोषित कर देता है महमूद शाह का सुल्तान। जब इस बात महमूद शाह के पास जाता है कि आपको राजा लोग सुल्तान मान रहा है, अबू बकर ताव देखता है
और 1389 में यानी कि पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करता है। जब दिल्ली आता है तो दिल्ली में अबू बकर के साथ खूनी जंग खेलता है। खूनी जंग होता है बहुत सारा 5-7 महीना में, यानी कि बहुत सारे जंग होता है और इस जंग में क्या करते हैं, जंग में हार जाता है। इस जंग में जब ये हार जाता है पूरी तरह से, तो 31 अगस्त 1390 को इसको क्या करता है, गद्दी से उतार फेंकता है। कौन? इनके चाचा महमूद शाह इनकी जो है गद्दी पर से उतार के फेंक देता है और इसको एक मेरठ के काल कोठरी यानी जेल, मेरठ के काल कोठरी में इसको कैद करके धर देता है और कुछ दिन के बाद इसको मर जाता था। आप सोचिए दोस्त कि एक राजा और एक कैदी, राजा से इसको कैदी कौन बनाता है? इनका सोच, इनका जो नीति था वो नॉलेज नहीं होने के कारण जो है ना, ये अफरा तफरी मच गया और इस तरह की घटना हो गया। अब जो है 31 अगस्त के बाद जो है, यानी कि 31 अगस्त 1390 से 94 तक जो है इनके चाचा महमूद शाह गद्दी पर रहते हैं। अब महमूद शाह को भी बहुत सारा मतलब विरोध। अब 90 से 94 जो है कौन है? महमूद शाह। कौन है? महमूद शाह। अब महमूद शाह जो है, जो फिरोज शाह के बेटा थे, दूसरा, अब ये आ गया दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो 4 साल में ये भी लोगों से यानी अपने विरोधियों से लड़ा, लेकिन अचानक जो है इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो अबू बकर का जो लिया था 31 अगस्त को जो ये गद्दी पर बैठा था, इसको हरा करके और इसको जेल भेज दिया था। तो 31 अगस्त को जो है ये अपने गद्दी पर संभाला था। अब उसके बाद 90 से 94 तक जो है ये क्या होता है, 20 जनवरी 1390 को इसकी जो है 94 को क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 20 जनवरी 1394 को इसको क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। किनका? महमूद शाह को जो मृत्यु हो जाती है, तो अब इसका बेटा उत्तराधिकारी के रूप में आता है। कौन? अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इसका बेटा आएगा अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इसका बेटा महमूद शाह के बेटा है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह महमूद शाह के बड़े बेटा रहते हैं और ये बड़े बेटा होने के कारण ये राजगद्दी पर बैठते हैं। जब ये रहते तो मात्र एक फरवरी को ये बैठते हैं और 8 मार्च को क्या करते हैं, मृत्यु हो जाता है। 1 फरवरी 1390 को तो ये बैठता है, लेकिन वो 8 मार्च, मात्र 6 सप्ताह, 1 महीना 16 दिन में क्या कहते हैं, अचानक कारण मृत्यु हो जाता है, अचानक और सामयिक मृत्यु हो जाता है। और इस मात्र 1 महीना 16 दिन का राजा बनता है। अब इसके छोटा भाई, इनके मरने के बाद इसका छोटा भाई आता है, छोटा भाई नसरुद्दीन शाह जो मुगल सल्तनत तुगलक वंश का ये अंतिम शासक होता है। नसरुद्दीन शाह जब गद्दी पर बैठता है, इसके बाद 10 मार्च को लगभग बैठता है और ये 1414 तक ये रहता है, अंतिम तक रहता है, दिसंबर तक 1313, यानी कि 1413 जो है दिसंबर में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु होता है तो यानी कि कहा 94 से लेकर के यानी अंतिम तक जो है यही रहते हैं। कौन? नसरुद्दीन। कौन होता है? महमूद शाह का छोटा बेटा, और उसके फिरोज शाह के क्या हुआ, पोता ही हुआ। अभी तक जितना राजा बना है नसरुद्दीन महमूद शाह के बाद तो पोते हैं, 3 पोता तो 4 पोता तो बन गया। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, उसके बाद बना अबू बकर, ये भी पोते थे। उसके बाद इनका बड़का भाई जो था अलाउद्दीन सिकंदर, वो भी पोते थे। और लास्ट में ये भी उनका पोते हैं, किनका? फिरोज शाह का। और बेटा किसका है? महमूद शाह का। ये जब गद्दी पर बैठा तो ये अपने ही सगे संबंधी नुसरत शाह जो होता है उसके साथ लड़ाई लड़ता है और 3 साल कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। और 1398
1398 में आता है तैमूर लंग। 1398 में कौन आता है? तैमूर लंग। तैमूर लंग जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है लूटपाट करने के लिए। तो तैमूर लंग जब ये आक्रमण करता है तो दिल्ली क्या होता है? पूरी तरह से बिखर जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर पड़ने के कारण क्या होता है? नसरुद्दीन जो होता है वो गुजरात भाग जाता है। ऐसा भगेरू क्या कहता है ना कि राजा थे नसरुद्दीन जो है नासिरुद्दीन होता है। नासिरुद्दीन जो है ना, नासिरुद्दीन जो है कहां भाग जाता है? गुजरात भाग जाता है डर से। अब इसका जो है ना, इसका जो वजीर होता है, इसका जो वजीर होता है, मंत्री जिसको बोलते हैं, मेन मंत्री, वो होता है मल्लू खां। कौन होते हैं? मल्लू खां। मल्लू खां किसी तरह से तैमूर के साथ लड़ाई को जारी रखता है, किसी तरह बचाता है। और तैमूर सब तो क्या था? लुटेरा था, लूटा फूटा चला गया यहाँ से। जब दिल्ली को लूटपाट के चला गया, बहुत क्षति पहुंचा दिया, तब मल्लू खां जो है दोबारा अपने सुल्तान को क्या करते हैं? बुलाता है नसरुद्दीन को, और नसरुद्दीन को दोबारा गद्दी पर बैठाता है। नसरुद्दीन पूरी तरह से टूट चुका होता है। टूट चुका होने के कारण क्या कहता है? कुछ दिन चलता है और 1413 में दिसंबर में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। लास्ट मंथ में इसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ी घटना हुआ कि इसी के शासनकाल में कौन आया? तैमूर आया। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब बात को इतना समझिए कि इसके बाद जो है ना, इसी का यानी कि नासिरुद्दीन का जो गवर्नर रहता है खिज्र खां। गवर्नर कौन रहता है? खिज्र खां जो है उस नसरुद्दीन के जो शासन को कुछ दिन तक, यानी 1414 तक कुछ दिन तक जो है चलाता है। और उसके बाद खिज्र खां जो है ये कर लेता है सैयद वंश का। किस वंश का? सैयद वंश का स्थापना कर लेता है। और इस तरह से तुगलक वंश क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो मेन नसरुद्दीन में हुआ कि किसके शासनकाल में तैमूर आया? तो नसरुद्दीन के शासनकाल में। तो दोस्त कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।